नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पे। निदा फाजली की एक गज़ल याद आ रही है आपके कंपटीशन को देखते हुए कि सफ़र में धूप है, सफ़र में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिलें हैं, चल सको तो चलो, बने बनाए साँचे हैं, तुम भी अगर ढल सको तो ढलो। कहने का मतलब ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तैयारी अपनी बढ़िया रखनी पड़ेगी, जम करके तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरी पूरी शुभकामना है कि आपकी तैयारी इस लेवल पे होगी कि आप सफलता के नए मानक तय करेंगे, कहीं ना कहीं नाम ऊंचा करेंगे अपने परिवार का, अपने गुरुओं का, सभी लोगों का। तो इसी शुभकामना के साथ अगला सेशन शुरू करता हूँ। पॉलिटी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, भाग 4 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाग 4 में हम लोगों ने सारी बातें कर ली थी। अब जब आप आगे आते हो अगली बात, तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा संघीय कार्यपालिका के बारे में कि संघीय कार्यपालिका है क्या। तो एक सीधा सा शब्द चलता है सर्वे सर्वा। किसी भी देश का अगर सर्वे सर्वा एक नाम लिया जाए तो सरकार, यानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलग अलग तरीकों से अलग अलग देशों में चलती है। कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पर संसदीय प्रणाली है, तमाम इस तरीके की चर्चाएं होंगी। तो जब आप सरकार की बात करते हो तो सरकार का मतलब किसी भी देश को चलाने वाला एक मानक जो या चलाने वाली जो एक संस्था है, उसी को हम लोग नाम देते हैं सरकार का। जब प्रणाली पे बात करोगे तो 3 प्रणालियों की बात होती है। कौन कौन सी? तो एक प्रणाली है आपकी संसदीय, ये सरकार का एक रूप है, संसदीय सरकार, या इसको हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा एक नाम आता है अध्यक्षात्मक प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो गया। और एक होता है जो बहुत कम जगहों पर मिलेगा, वो है आपका सामूहिक यानी कि प्लूरल गवर्नमेंटल सिस्टम। अब इसमें देखना क्या है कि दो पे चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादातर जगहों पे इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कशन ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले तो संसदीय प्रणाली, जो हमारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चलता है वो संसदीय प्रणाली है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए लोग जो हैं वो संसद में जाएंगे, उनकी एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद ही उत्तरदायी होगी सरकार को चलाने के लिए। तो ये संसदीय प्रणाली होगी। अंतर क्या होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है पद यहाँ भी होगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो बस एक तरीके का औपचारिक प्रमुख होगा। राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख। शक्तियों की अगर बात किया जाए तो शक्ति किसके हाथ में होगी? तो शक्ति होगी आपकी मंत्री परिषद के हाथ में, यानी कैबिनेट के हाथ में। ये संसदीय सिस्टम का मॉड्यूल है जो भारत के अंदर है। अगर इसका एग्जाम्पल आप लेंगे तो भारत के भीतर यही सिस्टम चलता है। साथ साथ एक एग्जाम्पल और लूंगा, ब्रिटेन कि 2 देश ऐसे हैं जहां पर हम चर्चा फिलहाल कर सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन ऐसे देश हैं कि जहां पर संसदीय प्रणाली चलती है या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हम यहाँ पर वर्क करता है। कहाँ कहाँ पर? तो भारत और ब्रिटेन में। अंतर क्या है? तो अंतर एक छोटा सा है कि भारत में भी औपचारिक प्रमुख है और ब्रिटेन में भी औपचारिक प्रमुख है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो आप कह सकते हो कि उसके पास शक्तियां नहीं होती, पूर्ण शक्तियां होती किसके हाथ में? मंत्रिपरिषद के हाथ में। अंतर क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मतदान होता है, लेकिन ब्रिटेन में ये राजशाही परंपरा चल रही है कि एक तरीके का आप कह सकते हो कि राजशाही परंपरा की जो है उसका अगला जो वंशज होगा वही उस पद के लिए मान्य होगा, यानी वहां पर चुनाव नहीं होते, यहाँ पर चुनाव होते हैं। ये अंतर है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में जब आप आओगे, प्रेसिडेंशियल में जब आप आओगे, तो ये जो पूरी की पूरी कार्यपालिका है, यानी कि पूरा का पूरा जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। यानी कि सर्वे सर्वा अगर आप कहें कि सब मालिक जो है वो केवल एक व्यक्ति होगा, कौन? राष्ट्रपति। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो जैसे अमेरिका में अब चुनाव होगा कि राजशाही परंपरा होगी, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मानक होंगे, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर इस तरीके का होगा कि कार्यपालिका का सर्वे सर्वा, यानी कि सरकार कौन है? तो सरकार खुद राष्ट्रपति है। यहाँ पर सरकार कौन है? तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री, एक औपचारिक प्रमुख भी रख दिया गया किसको? राष्ट्रपति को।
यहाँ पे जाया जाए तो ये बहुत सारे देशों में नहीं होती है। इसको हम लोग नाम देते हैं प्लूरल सिस्टम या सामूहिक प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है कि जो शक्तियां होंगी यानी कि सरकार को चलाने की जो पावर होगी वो समूह के हाथ में होगी, कि कुछ लोगों का समूह होगा, कुछ लोगों का समूह होगा, उसके वही मिलजुल करके सरकार को चलाने का काम करेगा। वो समूह न तो मंत्रिपरिषद के इक्विवेलेंट है, वो समूह न तो राष्ट्रपति है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है। जैसे कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उस तरीके से कुछ लोगों का समूह होगा जो पूरी सरकार को चलाने का, पूरी कार्यपालिका को चलाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। ये आपका होता है सामूहिक के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, स्विट्जरलैंड। कि स्विट्जरलैंड में जब आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड में यही प्रणाली चल रही है। क्या होता है इसके अंदर, तो जैसे स्विट्जरलैंड का हम एक नाम दे दें तो स्विट्जरलैंड में एक नाम रखा गया है जिसको हम लोग कहते हैं संघीय परिषद। संघीय परिषद यानी ये एक तरीके की गवर्नमेंट काउंसिल है। स्विट्जरलैंड की बात किया जाए तो यहाँ पर 7 सदस्य हैं, कि 7 सदस्य हैं जो क्रमवार अध्यक्ष बनेंगे। यही सदस्य जो हैं वो नियम कानून तय करेंगे। यही सदस्य जो है इनके पास, अब ये भी नहीं कह सकते कि किसी के पास शक्ति ज़्यादा है, किसी के पास कम है, सबके पास बराबर पावर होगी। यानी कि कोई भी मंजूरी होगी तो 4-3 पे, 5-2 पे, 6-1 पर, इस तरीके से होगी। यानी कि सबके पास शक्तियाँ जो हैं वो बराबर होगी। सबका कार्यकाल जो है वो निश्चित होगा और क्रमवार कार्यकाल बदलता जाएगा, कि 3 साल के लिए ये है, फिर अगली बार ये होंगे, अगली बार ये होंगे, ये सिस्टम। या 5 साल के लिए हैं तो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस तरीके से। इसको हम लोग कहते हैं सामूहिक कार्यप्रणाली। हमको बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में यही सिस्टम चलता है, संसदीय प्रणाली चलता है, और यही संसदीय प्रणाली पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और आज हम लोगों का जो केंद्र बिंदु है वो राष्ट्रपति है, क्योंकि जब आप भाग 4 में आओगे, संघीय कार्यपालिका में आओगे, तो सबसे पहले आपका सामना होगा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, जहाँ पे चर्चा की गई राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग के बारे में। तमाम इस तरीके की जो चर्चा हुई है वो हुई है भाग 5 के 52 से लेकर के 78 में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे जब आप चलोगे तो हम लोग बात करेंगे भाग 5 की, कि भाग 5 में जब आप आते हो तो जैसे ही आप भाग 5 की बात करोगे तो ये कहीं मत लिख देना कि भाग 5 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। नहीं, भाग 5 का जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो संबंधित है किससे? संघ से। यानी कि यहाँ पर बात की गई है किसकी? द यूनियन की, कि पूरा का पूरा संविधान का जो भाग 5 है वो यूनियन, द यूनियन से संबंधित है, संघ से संबंधित है। इस भाग 5 का अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के, यानी 52 से लेकर के 78 तक की जो डिस्कशन हुई है वो डिस्कशन हुई है किसको लेकर के? राष्ट्रपति के बारे में। यानी पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पर चर्चा हुई है राष्ट्रपति के बारे में। अब जब हम संघ का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि संघ को जब आप डिवाइड करोगे तो संघ 3 तरीके से बटेगा। एक बटेगा कार्यपालिका, एक बटेगा विधायिका और एक बटेगा न्यायपालिका। यानी कि संघ का जो स्वरूप है वो 3 हिस्सों से मिलकर, कोई भी कमजोर नहीं, सबकी आवश्यकता यहाँ पर है, सबको मिलकर के सरकार बनती है। तो ये 3 हिस्सा है, एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है। विधायिका शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विधायिका का काम क्या है। तो विधायिका का जो काम होता है वो होता है विधि निर्माण। यानी हमारे यहाँ पर जितने भी संविधान बन रहे हैं, जितने भी रूल रेगुलेशंस बन रहे हैं, उन रूल रेगुलेशंस को बनाने का काम, यानी कि विधि को निर्मित करने का काम, कानून को बनाने का जो काम होगा वो होगा आपका किसका? विधायिका का। तो कार्यपालिका किस लिए है? तो कार्यपालिका का कार्य है कि ये जो विधि निर्माण हुआ है, यानी जो नियम कानून बने हैं उसके अनुसार संचालन किया जाए। यानी कि देश को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका की है। न्यायपालिका कब आएगी? विधायिका ने क्या कर दिया? तो विधायिका ने कानून बना दिया, उस कानून के हिसाब से देश को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कार्यपालिका की हो गई। अब बचा कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका तभी आएगा जब कहीं पर विवाद की स्थिति पैदा होगी।
यानी संविधान हमने बना दिया, तुम संविधान को मान रहे हो, तो तब तक तो न्यायपालिका की आवश्यकता है ही नहीं। दिक्कत कब होगी कि संविधान में संविधान को तोड़ने की बात, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको दोष क्या दिया जाए, उसको सजा क्या दी जाए, इसकी जिम्मेदारी होती है न्यायपालिका की। यानी कि न्यायपालिका न्याय के लिए बनाई गई है। तो ये 3 तरीकों से मिल करके, यानी कि ये जो हमारा द यूनियन बना हुआ है वो बना है 3 चीज़ों से, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या, तो विधि के अनुसार संचालन कराना। विधायिका का काम क्या, तो विधि का निर्माण यानी नियम कानूनों का निर्माण। और अगर बात किया जाए न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका अगर कोई विधि के रास्ते में आता है, कानून के रास्ते में आता है, तो कानून के रास्ते पे उसको क्या सजा मिलेगी, क्या दोष मिलेगा, अगर वो गलत है तो उसको क्या दोष मिलना चाहिए, ये सब जिम्मेदारी होगी किसकी, तो ये जिम्मेदारी होती है न्यायपालिका की। अब यहीं पर कार्यपालिका में जब आप आते हो तो हमारे यहाँ जैसे ही तुम पहुंचोगे अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 का पहला जो सेक्शन है उसमें यही चीज लिखा गया कि कौन होगा प्रमुख। तो कहा गया कि एक प्रमुख होगा, कौन, तो वो प्रमुख होगा राष्ट्रपति। किसका, कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा, तो कार्यपालिका का मुखिया बना दिया गया किसको, राष्ट्रपति को। इस नाम के आगे या इसी पद के आगे पीछे पूरा का पूरा सेशन आज का डिपेंड है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा कि सरकार कैसे बनती है, संघ का संचालन कैसे होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग राष्ट्रपति पर बात करेंगे कि राष्ट्रपति कौन है। तो पहले ही बोल दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ, अनुच्छेद 53(1) के हिसाब से। और भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो किसका प्रमुख होगा, तो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। विधायिका में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे और न्यायपालिका की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की जो की पूरी चर्चा बेस्ड है वो कार्यपालिका पर है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है विधि के अनुसार संचालन कराने की, यानी कानून के हिसाब से सरकार को चलाने की, संघ को चलाने की। और उसका प्रमुख कौन होता है, तो उसका प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख होगा आपका कौन, राष्ट्रपति। यहाँ तक चीज़ें आपको बड़ी इजीली समझ में आ रही होंगी, मुझे ये ऐसा लग रहा है। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए अच्छी चीज़ों को, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हो इसका मतलब आप केयर कर रहे हो। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे चलता हूँ। आगे सबसे पहले हम लोग बात करें योग्यता की। एक लाइन तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि भारत की में जो संसदीय प्रणाली है, उस संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। और किस अनुच्छेद के हिसाब से, तो अनुच्छेद 53 यानी 53 के अंदर लिख दिया गया, अनुच्छेद 53 के अंदर लिख दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये चीज एकदम रट लीजिए, अनुच्छेद पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो 53, और किस भाग में है, तो भाग 5 के अंदर। भाग 5 में क्या डिफाइन है, संघ और राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से लेकर के 78 तक, यानी 52 to 78 जो है वो केवल डिस्कशन किया गया है किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। आगे चलता हूं। सबसे पहले बात किया जाए एबिलिटी की, कि भारत का जो पहला नागरिक होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर योग्यता की बात किया जाए तो सबसे पहले योग्यता तो उसके लिए यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। भारत का नागरिक है तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, अन्यथा नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बात किया जाए आयु की, तो न्यूनतम आयु कह दी गई 35 वर्ष, कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा कहा गया कि लोकसभा के सदस्य जितनी योग्यता, यानी उसके अंदर लोकसभा का सदस्य बनने जितनी योग्यता होनी चाहिए। चौथी कंडीशन कह दी गई कि लाभ के पद पर ना हो।
ये चीज़ तो दिमाग में रख लीजिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन। दूसरा कहा गया कि न्यूनतम आयु कितनी, तो 35 वर्ष। तीसरी कंडीशन क्या, तो लोकसभा के सदस्य जितनी योग्यता, यानी कि उसकी सारी योग्यताएं वो धारण करता हो जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए यानी सांसद बनने के लिए जो योग्यता होती है वो राष्ट्रपति बनने के लिए भी होनी चाहिए। और लाभ के पद पर न हो, यानी किसी भी तरीके के लाभ के पद पर वो कार्यरत न हो, इस तरीके की लाइन लिख दी गई। अगला एक और प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक, यानी कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो कितने प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो ये दिमाग में रखिएगा कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको प्रस्तावित करें, और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको प्रस्तावित करें और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको अनुमोदित करें। अगर इसकी बात किया जाए तो 1997 से पहले ये संख्या 10 थी, यानी कि 1997 से पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक का प्रचलन था। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को थोड़ा सा गंभीर बनाने के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या को बढ़ावा दिया गया कि प्रस्तावक ज़्यादा हो, अनुमोदक ज़्यादा हो, ताकि वही लोग चुनाव लड़ें कि जो वास्तव में राष्ट्रपति के पद की गरिमा को बनाए रखने के योग्य हैं। क्योंकि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक जुटाना थोड़ा सा आसान था आज की तुलना में। तो 97 से पहले 10 ही थे। दूसरी चीज और एक दिमाग में रखिएगा कि एक शब्द और आता है जमानत राशि, कि कितनी जमानत राशि है जिसको जमा करके आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो वर्तमान में ये 15,000 रुपये है, कि 15,000 रुपये जमानत राशि है। यही अगर बात किया जाए 1997 से पहले की, तो यह जमानत राशि जो थी वो मात्र 2500 रुपये थी, कि पहले 2500 रुपये जमा करके और आप राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कर सकते हैं अगर ये सारी योग्यताएं आपके पास हैं। लेकिन अब उस जमानत राशि को 2500 से बढ़ा करके 97 के बाद 15,000 रुपये कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि अगर वैध मत का, यानी कि जितने वैध मत पड़े हैं उसका 1/6 पाने में अगर आप 1/6 अगर आप नहीं ले आ पाते हो तो उस कंडीशन में आपकी जमानत राशि जो वर्तमान में 15,000 है वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ये आपकी योग्यताएं हैं। योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता की जो चर्चा की गई है वो चर्चा की गई है अनुच्छेद 58 के अंदर, अनुच्छेद 58 के अंदर। अनुच्छेद 58 के अंदर एबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट पे डिस्कशन किया गया। फिर से याद दिला दे रहा हूँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य की योग्यता धारण करता हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50-50 होनी चाहिए। 1997 से पहले यह संख्या 10-10 हुआ करती थी। जमानत राशि 15,000 रुपये की जो पहले 2500 रुपये हुआ करती थी। और जमानत राशि जब्त होने की स्थिति कब बनती है, तो जमानत राशि जब्त होने की स्थिति तब बनती है कि जब वह 1/6 यानी कि वैध मत का 1/6 न पाए, तो उस कंडीशन में उसकी जमानत राशि उसको वापस नहीं की जाएगी। दूसरी चीज ये भी दिमाग में रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो संसद या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी कि आप राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ सकते हो जब आप राज्य विधानसभा यानी कि विधायक या संसद यानी कि लोकसभा यानी कि सांसद के पद से इस्तीफा देंगे। यानी सीधे से मतलब है कि निर्वाचन की तिथि जो भी होगी उसका स्थान, निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान रिक्त हो जाता है, यानी कि आप लाभ के पद पर ना हो, ये शर्त जो रखी गई है। तो उस कंडीशन में आप सांसद या विधायक नहीं होने चाहिए। अगर आप राज्यपाल हैं तो काम हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल लाभ का पद नहीं माना जाता, वैधानिक पद माना जाता। लेकिन अगर आप सांसद हैं या किसी राज्य विधानसभा से आते हैं तो उस कंडीशन में जिस दिन निर्वाचन की तिथि होगी कि 1 तारीख को अगर चुनाव होने वाला है तो 1 तारीख को मान लिया जाएगा कि आप जो हैं आप उस सदन के सदस्य नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में, ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यकाल में, कार्यकाल की जो अवधि है, मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रपति है जो 2015 से लेकर के 2019
20 तक के लिए राष्ट्रपति बना है, तो उसके लिए कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यकाल में कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकता, यानी राष्ट्रपति के साथ साथ कोई दूसरा पद आप लेकर के नहीं चल सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, हाँ दूसरी एक चीज़ ये दिमाग में रखिएगा कि पुनर्निर्वाचन की चर्चा की गई। तो पुनर्निर्वाचन की चर्चा हमारे यहाँ पर की गई है अनुच्छेद 57 के अंदर, कि अनुच्छेद 57 के अंदर पुनर्निर्वाचन पर चर्चा की गई और पुनर्निर्वाचन का अधिकार भारतवर्ष में दिया गया। कितनी बार, इसके ऊपर कोई डिस्कशन अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब नहीं है, यानी हमारे संविधान में कितनी बार पुनर्निर्वाचन की चर्चा नहीं होगी। हालांकि अभी तक 2 बार राष्ट्रपति केवल नाम आया है हमारे यहाँ पर एक ही व्यक्ति का। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन ऐसा है जो 2 बार राष्ट्रपति बना है। पहली चीज़, अमेरिका में इसकी चर्चा की गई है, अमेरिका में पुनर्निर्वाचन होगा लेकिन 2 बार से ज़्यादा नहीं, यानी एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में, भारत के संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। बन सकता है इसकी चर्चा तो है किसमें, तो अनुच्छेद 57 के अंदर, लेकिन कितनी बार बनेगा इसको लेकर के 2 बार 3 बार 4 बार कितनी भी बार बन सकता है, क्योंकि संविधान इसके ऊपर कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया है अभी तक। दूसरी चीज, अमेरिका में अधिकतम संख्या कितनी है, 2 बार, यानी कि अमेरिका में आप राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं कितनी बार, अधिकतम 2 बार। भारत में अधिकतम पे कोई चर्चा नहीं की गई है। और पुनर्निर्वाचन की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 57 के अंदर, अनुच्छेद 57 के अंदर चर्चा हुई है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के ऊपर। तो ये तो राष्ट्रपति की योग्यता कहाँ पे, अनुच्छेद 58 में। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य जितनी योग्यता होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए जो 97 से पहले 10 ही थे, जमानत राशि 15,000 जो 97 से पहले 2500 थी, वैध मत का 1/6 अगर आप नहीं पाते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। उसके अलावा राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ दूसरा पद आप धारित नहीं कर सकते, ये लिखा गया अनुच्छेद 59 के अंदर। उसके अलावा पुनर्निर्वाचन के, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार इसकी चर्चा नहीं की गई। पुनर्निर्वाचन की चर्चा कहाँ गई, तो अनुच्छेद 57 के अंदर, 57 के अंदर। अब आगे आते हैं, चर्चा करते हैं निर्वाचक मंडल की, कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होगा, यानी कि जो चुनने वाले या जो उसके वोटर हैं जो उसको निर्वाचित करते हैं, वो निर्वाचक मंडल कौन होंगे। तो इस पे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। निर्वाचक मंडल पे, निर्वाचक मंडल किसके, राष्ट्रपति के। इसकी चर्चा कहाँ की गई है, अगर ये पूछ दिया जाए कि निर्वाचक मंडल की चर्चा कहाँ की गई है, तो निर्वाचक मंडल की जो चर्चा हुई है वो अनुच्छेद 54 के अंदर की गई है। अनुच्छेद 54 के अंदर निर्वाचक मंडल की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो दिमाग में रख लीजिए कि निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा। तो संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन के सदस्य, दोनों सदन यानी हम बात कर रहे हैं लोकसभा की भी और साथ साथ राज्यसभा की भी। ये जो वोटर होंगे वो दोनों सदन के होंगे, लोकसभा के भी होंगे और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसके निर्वाचक मंडल के अंदर आएंगे। दूसरी बात क्या लिखी गई कि दूसरा कौन होगा, तो जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये हो गई। यानी पहली लाइन क्या कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य। उसके अलावा जो राज्यों की विधानसभा, उस विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। तीसरी चीज कहा गया कि पहले इसके अंदर 2 नहीं थे, कौन कौन, एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, और दूसरा नाम आता है पांडुचेरी। ये दोनों पहले नहीं थे, यानी कि इन दोनों के विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचक मंडल के अंदर अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन 70वें संविधान संशोधन में, 70वें संविधान संशोधन में इसकी चर्चा की गई। कब, तो 1992 में। ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों,
राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, तो जितने भी राज्य हैं उन सबकी विधानसभाओं के सदस्य जो हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो भी इनको वोट करेंगे। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और पुडुचेरी यानी पांडुचेरी जो था वो पहले इसके अंदर ऐड नहीं था, यानी कि यहाँ के सदस्य जो थे वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किए गए। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये भी अब शामिल हो गए हैं। कब से? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, क्या उसके बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा हिडन टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाता है तो ज़्यादा लोग उधर ध्यान नहीं देते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, हर जगह मैंने निर्वाचित सदस्य लिखा है कि यहाँ पर भी आपके जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे, यहाँ पे भी जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे। एनसीआर और पांडुचेरी को भी शामिल किया गया तो यहाँ पे भी निर्वाचित होंगे। इसका सीधा सा मतलब है, निर्वाचित शब्द का मतलब क्या है कि चाहे वो संसद हो, चाहे वो राज्यों की विधानसभा हो या राज्य विधान परिषद हो, इन सब जगहों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, यानी मनोनीत सदस्य मान्य नहीं है। मनोनीत सदस्य किसके? चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, कहीं के भी मनोनीत सदस्य होंगे वो मान्य नहीं होंगे। और साथ साथ जो राज्यों की विधान परिषद है उस विधान परिषद के सदस्य भी यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। ये दिमाग में रख लीजिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन आएगा। फिर से बोल दे रहा हूँ कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा से आ रहे हो चाहे वो राज्यसभा से आ रहे हो, पहली कंडीशन। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी हो गया। एनसीआर और पांडुचेरी को भी शामिल कर दिया गया 70वें संविधान संशोधन के अंदर। मनोनीत सदस्य, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के हो चाहे वो विधानसभा के हो, मान्य नहीं होंगे। और किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का भी जो सदस्य होगा वो भी इसके अंदर मान्य नहीं होगा। तो ये तो चर्चा हो गई किसकी? निर्वाचक मंडल की, जो आता है किसमें? अनुच्छेद 54 के भीतर। अनुच्छेद 54 के भीतर, 54 के भीतर इसकी चर्चा होती है। अब आगे आते हैं पदावधि पर। राष्ट्रपति के पदावधि के ऊपर, यानी पद की अवधि, कार्यकाल कह सकते हैं, पदावधि कह सकते हैं, पद की अवधि कह सकते हैं। इसकी अगर चर्चा किया जाए तो पदावधि जो है वो डिफाइन की गई है अनुच्छेद 56 के भीतर, अनुच्छेद 56 के भीतर, कि पदावधि जो है वो अनुच्छेद 56 के भीतर लिखी गई। नॉर्मली आपको ये पता होगा कि राष्ट्रपति का जो पद है भारतवर्ष में वो कितने वर्ष के लिए है? सामान्यतः 5 वर्ष, यानी कि अपने शपथ ग्रहण से लेकर के और अगले 5 वर्षों तक के कार्यकाल के लिए उसका चुनाव किया जाता है, उसका निर्वाचन होता है। लेकिन इफ बट की कंडीशन लगा दिया जाए कि उसके पहले भी जब चाहे वो अपना इस्तीफा या अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। किसको देगा? तो देगा उपराष्ट्रपति को, पहली कंडीशन। उपराष्ट्रपति को जैसे ही ये बात पता चलेगी वह उसकी सूचना देगा किसको? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अब यहां पर अगर उसका त्यागपत्र जो है वो स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना। यानी कई कंडीशन हो सकती है। सामान्य स्थिति तो यही कहती है कि राष्ट्रपति को अपना पद धारण करना है, कितना? तो 5 वर्ष के लिए। त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जैसे ही त्यागपत्र पाएगा इसकी सूचना किसको देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर ये स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति का पद उसी तिथि से समाप्त मान लिया जाता है। ये स्थिति एक हो गई। दूसरी स्थिति हो सकती है मृत्यु, यदि कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। तीसरी स्थिति हो सकती है क्या? तो एक स्थिति और बना दी गई, महाभियोग, कि यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, कोई ऐसे काम करता है जो भारत के राष्ट्रपति के लिए अच्छी बात नहीं है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर एक प्रक्रिया लगाई गई, एक प्रक्रिया लाया गया जिसको नाम दिया गया महाभियोग। यानी ये दिमाग में रखिएगा कि पदावधि सामान्य स्थिति में 5 वर्ष,
लेकिन 3 ऐसी स्थिति बन रही है कि पहले भी पद जा सकता है। एक पद, एक कंडीशन कि वो त्यागपत्र दे दे। किसको त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति किसको सूचना देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को। एक कंडीशन तो राष्ट्रपति की ये हो गई। दूसरा कहा कि या तो उसकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो जाए, और तीसरी कंडीशन कि या तो नियमों का, विधि का दुरुपयोग करने के कारण उसके ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट लगाया जाए। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। और ये भी ध्यान देना है कि चाहे किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति पद छोड़ता है तो पद छोड़ने के 6 माह के भीतर ही चुनाव करा लेना है। और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति का कामकाज कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। चुनाव जब हो जाता है तो ये दिमाग में रखना है कि चुनाव होने के बाद जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वो जिस दिन निर्वाचित होगा उसके 5 साल तक वो राष्ट्रपति रहेगा। यानी कि ये जो टाइमिंग इनकी लैप्स हुई है वो टाइमिंग अगले राष्ट्रपति के कार्यकाल में ऐड नहीं की जाएगी। उसका नया कार्यकाल होगा, और फिर नया कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए होगा। ये 5 वर्ष के लिए ही आपका कंटिन्यू होगा। ये स्थिति बनती है पदावधि को लेकर के, जिसको हम लोग डिफाइन किए हैं किसके अंदर? तो अनुच्छेद 56 के भीतर हम लोग डिफाइन किए हैं। यहां पर एक शब्द आ गया महाभियोग, कि महाभियोग है क्या? तो महाभियोग के बारे में एक नाम दिया गया कि महाभियोग जो है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, संसद के द्वारा लाई जाती है राष्ट्रपति के ऊपर। कि जैसे ही लगता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। महाभियोग को डिफाइन किया गया किस में? तो अनुच्छेद 61 के अंदर, अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग को डिस्क्राइब किया गया है क्या? तो सीधे मैंने बता दिया कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, विधि सम्मत शासन नहीं कर रहा है कार्यपालिका प्रमुख, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। इम्पीचमेंट के बारे में अगर लिखा जाए तो सबसे पहली चीज तो आप लिख सकते हो कि यह जो एक प्रक्रिया है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन लाएगा? कौन लाएगा? यानी इसका जो प्रस्ताव है वो कौन लाएगा? तो यहां पे आप दिमाग में रखिएगा कि संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। यानी लोकसभा से भी लाया जा सकता है, राज्यसभा से भी लाया जा सकता है। शर्त क्या है? कि जिस भी सदन से लाया जाए, किसी भी सदन से इसको लाया जा रहा है, ये प्रस्ताव जो किसी भी सदन से लाया जा रहा है, तो कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर इसके ऊपर जरूर होने चाहिए। और दूसरी चीज कि राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। यानी कि आप ये नहीं है कि राष्ट्रपति को पता नहीं है, आप छिपा करके महाभियोग इम्पीचमेंट लाओगे। आप इम्पीचमेंट लाओगे तो इम्पीचमेंट लाने के, इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव होगा, महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा, उस प्रस्ताव के 14 दिन पूर्व आप सूचना दोगे। 14 दिन पूर्व सूचना के बाद भी आप किसी भी सदन से लाओगे, लेकिन उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ तो हो गई प्रस्ताव की चर्चा। अब कहा गया कि इस प्रस्ताव को हमको पास कराना है कितने से? 2/3 बहुमत से। और ये भी ध्यान देना है कि दोनों सदनों में, कि 2/3 बहुमत से आप पास करा रहे हैं तो दोनों सदनों में पास कराएंगे। ये चीज 2/3। राष्ट्रपति को भी समय दिया जाएगा कि आप आइए और सदन में या तो खुद आइए या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज करके और इसके ऊपर सफाई दीजिए कि अगर ये इससे संसद के सदस्य अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो महाभियोग बच भी सकता है। हालांकि भारतवर्ष में कभी भी ऐसी स्थिति बनी नहीं है, और भगवान न करें कि कोई राष्ट्रपति ऐसा आए कि ऐसी स्थिति बने, तो अभी कभी भी ऐसी स्थिति बनी नहीं है। तो ये आपका हो सकता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है। फिर से बता दे रहा हूं कि महाभियोग को अनुच्छेद 61 के अंदर लिखा गया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है 1/4 सदस्यों यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है ताकि वो सफाई दे सके खुद या प्रतिनिधि के माध्यम से। 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास कराना होता है। और अगर
ऐसा हो जाता है, यानी कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अगर वो पास हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को उसी दिन अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, अब ये राष्ट्रपति का आधा सेक्शन खत्म किया है। आधे सेक्शन में हम लोगों ने बता दिया क्या क्या, तो हम लोगों ने संघ के बारे में चर्चा की, सरकार के बारे में चर्चा किया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में डिस्कशन किया, राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में डिस्कशन किया, योग्यता के बारे में बात की, पदावधि के बारे में बात की, निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा की। अभी कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे कार्य बचा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बची हुई हैं, राष्ट्रपति का पावर जो है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, वेतन भत्ते के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसको अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। फिर से कह रहा हूँ कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो भीड़ बहुत सारी है, भीड़ को देख करके डरना नहीं है, जम करके तैयारी करनी है और अपने आप को साबित करने का ये मौका है। लगभग 33,000 वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन की गई और बिना पेट के नैया पार होगी नहीं। यानी कि जब तक पीईटी क्वालिफाई नहीं करोगे, वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो पहला टारगेट 20 अगस्त, कि 20 अगस्त का टारगेट अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो उस स्थिति में, और उसमें भी जीएस और हिंदी का रोल बना करके रखिएगा, क्योंकि जीएस और हिंदी अकेले जो है वो 65 नंबर का रोल प्ले कर रही हैं, जो बहुत बड़ा गेम चेंज होगा। यानी बाकी सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा डाउन भी जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जीएस और हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आप एक सम्मानजनक स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए तैयारी हमारे साथ बनाए रखिए, खुद भी तैयारी करिए, हमारे साथ भी बने रहिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।